मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं वायरोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट वायरस, डेंगू वायरस। हम लोग देखते हैं ये वायरस है क्या, कैसे प्रोड्यूस करता है, डिजीज है। तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि इट इज ए डेंजरस वायरस प्रोड्यूसेस डेंगू फीवर ऑल्सो नोन एज हेमरेजिक फीवर। क्योंकि इस फीवर में बॉडी से हेमरेज होता है, इंटरनल हेमरेज और एक्सटर्नल हेमरेज। इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं हेमरेजिक फीवर वायरस भी बोलते हैं इसको हम लोग। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लें वायरस के बारे में। तो सबसे पहला जो वायरस का जो शेप होता है ना, शेप ये स्फेरिकल होता है, इस तरह से राउंड शेप होता है। और इसके साथ साथ इसमें नॉन स्ट्रेन, इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल बोलते हैं, एक तरह से नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं, इसको एनएस प्रोटीन कहते हैं। इसी के नाम से जांच भी होती है जिसमें एनएस बोलते हैं, एनएस पॉजिटिव या कुछ का बोलते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं, एनएस प्रोटीन कहते हैं। और इसी के कारण आज तक इस वायरस का वैक्सीन नहीं बना अभी तक, क्योंकि यह अपना फॉर्म बार बार चेंज करते रहती है और बॉडी में आने पे भी इसका बॉडी चेंज होते रहता है। इसीलिए इसका वैक्सीन नहीं प्रॉपर बन पाई है, क्योंकि वैक्सीन अगर बनेगी अगर एक वायरस का तो पता चला अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया अपना ये। इसलिए डेंगू वायरस का अभी तक इसका वैक्सीन नहीं तैयार हो पाया, इसी कारण से तैयार होती है। तो इसमें जो बनती है वो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं। और इसके ऊपर में एक इन्वेलप भी होती है, लाइपोप्रोटीन का इन्वेलप होती है इसके सरफेस पर, इस तरह से इन्वेलप होती है, इन्वेलप वायरस होती है ये। अंदर में जेनेटिक मटेरियल होती है, वह जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए होती है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, आरएनए, जो अंदर में होता है, इंक्लूज होता है ये जेनेटिक मटेरियल। सिंगल स्ट्रैंड बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव सेंस बोलते हैं। तो खैर उसको आगे लिखा देते हैं। तो शेप तो समझ में आ गया, स्फेरिकल हो गया। साइज, इसका जो साइज होता है वह 40 से 60 नैनोमीटर होता है। तो 40 to 60 नैनोमीटर इसका साइज देखने को मिलता है। अब उसके बाद शेप, साइज के बाद जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल अभी बता दिया आपको, हम क्या बताएं कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और क्या बोले हम लोग, पॉजिटिव सेंस बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस। तो इस तरह से क्या हो गए, जेनेटिक मटेरियल हो गए। अब जो आते हैं इसका नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये वायरस हमारे बॉडी में कैसे आता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे हमारे बॉडी में आता है। तो इसका आता है, इसका जो कैरियर होता है वो होता है मॉस्क्यूटो। तो एडिस एजिप्ट बोलते हैं इसको, एडिस, यही एडिस एजिप्टी, यही GYPT एजिप्टी, फीमेल मॉस्क्यूटो होती है ये, फीमेल मॉस्क्यूटो। ये मॉस्क्यूटो के सलाइवा में ये वायरस रहता है, और ये मॉस्क्यूटो जब भी बाइट करेगी तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये वायरस चला जाता है। इसलिए याद रखेंगे, डेंगू वायरस यह भी एक कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, लेकिन इसको फैलाता कैसे है, ये मॉस्क्यूटो ही इसका कैरियर होती है। चलिए अब जो बात आती है इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसका हो जाएगा वीक इम्यूनिटी। इसका एक ही वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, क्योंकि इसका नॉन इम्यूनाइज तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अभी तक तो वैक्सीन नहीं बना। हाँ, आगे वैक्सीन बनने वाला है इसका, इसलिए तब हम लोग फिर वहां पर नॉन इम्यूनाइज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर समझ में आ गया। अब जो बात आती है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 3 to 13 डेज, 3 दिन से लेकर के और 13 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब जो बात आते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड भी समझ में आ गया आपको। अब जो बात आता है पैथोजेनिसिटी, ये वायरस क्या करता है हम लोग के बॉडी में और कैसे ये बॉडी में आकर के डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले मॉस्क्यूटो जब बाइट करता है, तो बाइट करने के बाद ये जो वायरस होता है, ये वायरस ये इंटर कर जाता है, इंटर इन, कहाँ पे इंटर कर जाएगा, स्किन। तो वहां पर स्किन में जाएगा, वहां पे, और स्किन में जाने के बाद वहां पर क्या हो जाएगी, ये वायरस अटैक करेगा डेंड्रोसाइट सेल्स पर। तो वायरस अटैक ऑन डेंड्रोसाइटिक सेल्स। इसके बाद फिर क्या होगा, यहां से वायरस फैल जाएगा ब्लड में, वायरस इंटर इन
इंटर इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में वायरस क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी। इसके बाद फिर क्या हो जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये वायरस इंटर करेगा कहाँ पे, बोन मैरो में। वायरस इंटर इन बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो में जाने पर इसका जो सबसे स्पेसिफिक साइट जो होती है वो माइलॉइड सेल्स में भी मेगा कैरियोब्लास्ट सेल पे अटैक करती है। ये तो अटैक करती है माइलॉइड सेल्स पे भी और मेगा कैरियोसाइट सेल्स पे सबसे ज्यादा अटैक करती है ये। तो वहां पर क्या होती है, माइलॉइड सेल में अटैक करेगा और मेगा कैरियोसाइट सेल्स पे अटैक करती है। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, सबसे पहला जो डैमेज होगी, फर्स्ट डैमेज ऑफ मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट सेल्स। इसी के कारण जो होती है प्लेटलेट का बनना बंद हो जाता है, मेगा कैरियोसाइट पे अटैक करने के कारण प्लेटलेट बनना बंद हो जाता है। और दूसरा जो सेकेंड अटैक जो होगी, सेकेंड अटैक इसका होता है माइलॉइड सेल्स के किस पे, जिसपे इरिथ्रोपोइटिक सेल्स पर अटैक करता है एंड उसके बाद ल्यूकोपोइटिक सेल्स पर अटैक करता है। ल्यूकोपोइटिक सेल, इरिथ्रोपोइटिक एंड ल्यूकोपोइटिक दोनों पर अटैक करता है। इसके बाद क्या होती है, वहां पे बोन में इन्फ्लामेशन करता है, इन्फ्लामेशन इन बोन मैरो, बोन मैरो में क्या करेगी, इन्फ्लामेशन करता है। और बोन मैरो इन्फ्लामेशन करने से क्या होगी, बोन में पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी के कारण जो होगा बोन पेन होता है और फीवर भी होता है इसमें। फीवर उसके बाद जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर अटैक करेगी, इन्फ्लामेशन होगी, यहाँ से इंटरल्यूकिन फर्स्ट, सेकेंड, 6, 12 ये सारे इंटरल्यूकिन वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगी और ये हाइपोथैलेमस में जाकर के फीवर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद उसके साथ साथ बोन में भी पेन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि इसमें बोन में इसमें क्या कर दिया, इन्फ्लामेशन कर दिया वहाँ पे। इसके बाद वायरस जो होती है वो कभी कभी लीवर पे भी अटैक करता है वो, और लीवर पे जाकर लीवर के फंक्शन को वहाँ पर डिस्टर्ब करता है। तो ये तो हम लोग बात समझ आ गए, पहला क्या हो गया, पैथोजेनिसिटी इसका आ गया, इसमें जो कैसे कैसे अटैक की। इसके बाद नेक्स्ट क्या होती है, इसके बाद उसका थोड़ा और हम आगे देख लेते हैं कि जब इस पेशेंट में सबसे पहला चीज क्या होगा कि प्लेटलेट की कमी जब होने लगेगा, तो प्लेटलेट की कमी होने के कारण क्या होगी कि जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर जो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट के कम होने के कारण क्या हो जाएगी, सेरोटोनिन की कमी हो जाएगी। और सेरोटोनिन की कमी होने के कारण क्या होगा कि एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप बढ़ने लगेगा सबसे पहला। तो यहाँ पर सेरोटोनिन कम हो जाएगी, सेरोटोनिन के कम होने से क्या हो जाएगी, जो एंडोथेलियल सेल है इसके बीच में गैप बढ़ जाएगी। और जब एक तो गैप बढ़ गई, वेसल डायलेट कर गया, और वेसल के डायलेट होने के कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो याद रखिएगा, डेंगू में ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने का मेन रीजन होती है कि प्लेटलेट घट गया, प्लेटलेट घटने से सेरोटोनिन घटता है, सेरोटोनिन घट जाने से ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है, ब्लड वेसल डायलेट होने से बीपी घट जाता है। दूसरा कंडीशन, सेरोटोनिन घटने से क्या हो जाएगी कि प्लाज्मा जो होती है वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, वह एक्जुडेट होने लगेगा। तो प्लाज्मा के एक्जुडेशन होने के कारण ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डेंगू शॉक बोलते हैं। तो प्लाज्मा का लेवल घटेगा, जो ब्लड प्रेशर भी घट गई, यहाँ पर सीवियस कोलैप्स हो जाएगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डेंगू शॉक बोलते हैं। तो डेंगू शॉक क्यों हो गए, हाइपोटेंशन क्यों हुआ, ब्लड प्रेशर डायलेट होने से डेंगू शॉक क्यों हो गए कि यहाँ पर एक तो सेरोटोनिन कम है, वेसल डायलेट है, और यहाँ पर क्या हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है, यहाँ पर सॉरी एक्जुडेशन हो रही है। एक्जुडेशन से यहाँ ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, ब्लड वेसल डायलेट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, फीवर भी हो रही है, और इस कंडीशन को लोग बोलते हैं डेंगू शॉक बोलते हैं। अगला कंडीशन कि ब्लड वेसल्स डायलेट होने के कारण वेसल्स कमजोर हो जाती है और यहाँ से आरबीसी बाहर की तरफ एस्केप कर जाता है, जिसके कारण कई तरह का हेमरेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था मेरा इसका पैथोजेनिसिटी से लेकर के पैथोफिजियोलॉजी तक, जिसमें कि वायरस कैसे कैसे इंटर किया, एक बार रिपीट करते थे, स्पीडली देख लीजिएगा। वायरस पहले इंटर किया, इंटर करने के बाद डेंड्रोसाइटिक सेल्स पे मल्टीप्लाई किया, वहां से वायरस ब्लड में गया, ब्लड के बाद वो बोन मैरो में गया, बोन मैरो में मल्टीप्लाई किया, बोन मैरो के टिश्यू को डैमेज किया, उसकी वजह से ब्लड का सेल का बनना बंद हो गया। इसके बाद सबसे पहला इफेक्ट प्लेटलेट की वजह से हो गई। प्लेटलेट की वजह से क्या हो गई, प्लेटलेट की कमी होने के कारण यहाँ पर ब्लड वेसल कमजोर हो गई, जिसकी वजह से वहां पर एक्जुडेशन भी होगा, ब्लड प्रेशर फॉल किया, हेमरेज भी होगा।
वहां पर बोन मैरो में इन्फ्लामेशन के कारण बोन में पेन भी होने लगा, फीवर भी पेशेंट को होने लगा, WBC का काउंट धीरे धीरे घटने लगा, पेशेंट को इम्यूनिटी कमजोर होने लगी। पेशेंट इसीलिए डेंगू में क्या होता है कि बहुत ज्यादा दूसरा तरह का इन्फेक्शन अटैक करने लगता है। डेंगू के बाद पेशेंट को टाइफाइड फीवर भी हो जाता है। याद रखिएगा, डेंगू के बाद टाइफाइड फीवर होने का टेंडेंसी खूब होता है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होने से इंटेस्टाइनल साल्मोनेला बैक्टीरिया अटैक कर जाती है, या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने लगता है, नर्व फ्लोरा एक्टिवेट कर जाता है, पेशेंट को इसलिए डायरिया भी होने लगता है डेंगू में। आइए सिम्टम पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला डेंगू में सिम्टम क्या क्या हुई? सबसे पहला सिम्टम क्या होने लगी? देखिए, जब हम लोग बताए थे आपको अभी हम कि सबसे पहला सिम्टम देखिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से। पहला, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगी, बीपी फॉल होने से वीकनेस होगी, फेंटनेस होगी। नंबर 2, अगला क्या हो जाएगी? प्लेटलेट घट गई, प्लेटलेट घटने से बीपी फॉल कर गया, वहां भी जो ब्लड वेसल्स से वहां पर एक्जुडेशन होने लगा, बॉडी में सोलिंग होने लगा। तो अगला हेमरेज होने लगा, इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हेमरेजिक फीवर भी बोलते हैं। इसके बाद क्या हो गई? जब कुछ सीरियस कोलैप्स होने लगा, डेंगू शॉक में पेशेंट चला गया, आगे क्या होगी? जो GIT का नॉर्मल फ्लो बैक्टीरिया है एक्टिवेट हो जाएगी, पेशेंट को डायरिया होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा, माइल्जिया मसल्स पेन होंगे, जॉइंट पेन पेशेंट को होने लगता है। ये सबसे पेशेंट को डेंगू पेशेंट को इस तरह से सिम्टम आने लगता है। फीवर, बोन पेन, मसल्स पेन, हेमरेज, पिटाची, परप्यूरा, नोज ब्लीडिंग, हेमेटोमेसिस, मलेना, हाइपोटेंशन, कोलैप्स ऑफ सीवीएस, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस, हेडेक, ये सब डेंगू फीवर में सिम्टम आने लगता है। अगर हम साइन की बात करेंगे तो डेंगू फीवर का पेशेंट को कैसे पहचान पाएंगे कि डेंगू फीवर का पेशेंट है? तो साइन में ज़्यादा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन बीपी देखेंगे तो घटा हुआ मिलेगा, पल्स रेट, पल्स वॉल्यूम देखेंगे घटा रहेगा, रेट हाई रहेगा लेकिन वॉल्यूम घटा रहेगा, स्किन का कलर ब्लैकिश हो जाएगी, डार्क होगी पेशेंट में। इससे साइन से देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? कॉम्प्लिकेशन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेमरेज, ल्यूकोसाइटोपिनिया, एनीमिया, बोन मैरो फेलियोर हो जाएगी, लीवर फेलियोर, हार्ट फेलियोर, शॉक, हाइपोवोल्मिक शॉक डेवलप कर गई, जिसको डेंगू शॉक बोलते हैं हम लोग। इसके बाद फिर ये सब कंडीशन हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें लोग। नेक्स्ट, जब ये तो शॉक मिल गया हम लोग, नेक्स्ट अगला इन्वेस्टिगेशन आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं हम लोग? नंबर 1 पे आते हैं एलाइजा फॉर डेंगू। एलाइजा फॉर डेंगू जब कराते हैं तो इसमें लोग को क्या मिलता है? कई रिपोर्ट हम लोग देखना बहुत जरूरी है। इसमें डेंगू में रिपोर्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो एलाइजा जब कराते हैं हम लोग, तो एलाइजा कराएंगे तो सबसे पहला उसमें रहेगा NS लिखा रहेगा, और डैश में यहाँ पर लिखा रहेगा आपको, डैश में क्या लिखा रहेगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव रहेगा लिखा हुआ। दूसरा रहेगा लिखा IgG, तो IgG में यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहेगा लिखा हुआ। तीसरा रहेगा IgM, इसमें भी लिखा रहेगा पॉजिटिव। ये तो हो गई कि डेंगू का फीवर के बारे में बात आ गया भाई, कि डेंगू फीवर का पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर बाय द वे एक ऐसा पेशेंट है जिसमें NS पॉजिटिव आ रही है और ये सब अगर नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी वायरस अभी एकदम प्राइमरी स्टेज में है। याद रखना है, प्राइमरी स्टेज में, यानी कि ये पॉजिटिव आ रही है और ये समय निगेटिव आ रही है, यानी कि वायरस क्या अभी प्राइमरी स्टेज में बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्टेज में। दूसरा, NS जो होता है वो पॉजिटिव है, NS पॉजिटिव आ रही है, और IgG पॉजिटिव है, लेकिन IgM अभी निगेटिव आ रही है। इसका मतलब वायरस अभी इनिशियल फेज में पहुंच चुकी है, बोन मैरो तक पहुंच चुकी है वायरस अभी। तीसरा कंडीशन, NS पॉजिटिव निगेटिव है, NS निगेटिव है लेकिन IgG पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ पर IgM निगेटिव है। इसका मतलब डेंगू निगेटिव है, या पेशेंट को IgG पॉजिटिव इसलिए आ रही है कि कुछ दिन पहले हो सकता है कि वायरस अटैक हुआ होगा और अपने आप ठीक हो भी, ऐसा भी हो सकता है कि ठीक हो भी गया होगा। और तीसरा कि अगर निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, IgM पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वायरस मिल तो नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि वायरस अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही डेंगू का फीवर हुआ होगा पेशेंट को, इसलिए यह IgG IgM दोनों पॉजिटिव मिलता है। तो इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मेन मतलब किससे है? NS से मतलब है। NS का मतलब होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये पॉजिटिव है तो डेंगू है, नहीं है तो नहीं है। इसमें चलते हैं लोग। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि लोग कंट्रोवर्सी हो जाते हैं, तो उस केस में सिर्फ लोग IgG IgM दोनों देख करके हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं तब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। अब लोग बात करते हैं लोग प्लेटलेट काउंट, टोटल प्लेटलेट काउंट कराएंगे।
तो घटा हुआ मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, HB परसेंटेज डिक्रीज मिलता है, यही हम लोग इसमें जांच करते हैं। TLC नॉर्मल मिलेगा, DLC में लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। इसके बाद जो हम लोग आते हैं मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग इस पेशेंट को, कि सबसे पहला मैनेजमेंट क्या करते हैं कि चूंकि ब्लड प्लेटलेट घटा हुआ है, इसको सबसे पहला NS नॉर्मल सलाइन देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं, इलेक्ट्रल पाउडर पिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो सोडियम होती है वह प्लेटलेट को बढ़ाती है, तो सोडियम का काम ही होता है प्लेटलेट को बढ़ाना, सोडियम का काम है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, क्योंकि ये मरीज का क्या होता है कि हाइपोटेंशन से पेशेंट मर जाता है। पूछा जाता है कि डेंगू का पेशेंट मरता किस चीज से है, तो बोलेंगे हम लोग कि BP डाउन होने से पेशेंट मरता है इसका। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रल पाउडर भी देते हैं, नॉर्मल सलाइन का जो बोतल जो इन्फ्यूजन है वह पेशेंट को देते हैं। जरूरत पड़ता है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटलेट क्राइसिस हो जाती है। प्लेटलेट क्राइसिस क्या बोलते हैं, जब पेशेंट का प्लेटलेट 25,000 से जब कम हो जाता है तो उसको प्लेटलेट क्राइसिस बोलते हैं, लेकिन 1 लाख से जब कम हो जाता है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं हम लोग। तो प्लेटलेट चढ़ाते कब है, जरूरत कब पड़ता है, जब पेशेंट का प्लेटलेट 40,000 से कम हो जाता है तब प्लेटलेट देने की जरूरत पड़ जाती है। प्लेटलेट क्राइसिस अलग होती है, लेकिन अब उसमें प्लेटलेट देना हमें जरूरत पड़ जाता है, इसलिए हम लोग क्या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जरूरत होता है। एक यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने से 10,000 प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। ये भी याद रखना होगा कि 1 यूनिट प्लेटलेट चढ़ाने से, इन्फ्यूज करने से, ट्रांसफ्यूज करने से 10,000 प्लेटलेट बढ़ता है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो होल ब्लड भी देते हैं हम लोग, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। बाकी इसमें जो ऐसे जो देहाती इलाज करते हैं, जो पपीता वगैरह का होता है ना, उसके पत्ता वगैरह लोग देते हैं उसमें, ये सब हम लोग ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो जनरली इसमें इस तरह जैसा पेशेंट को मैनेजमेंट होता है, सिम्टम होता है, उस ढंग से मैनेजमेंट करते हैं। फीवर तो फीवर मैनेज करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन में इसमें कड़िका पपाया है या यूपेटोरियम है, ये सब मेडिसिन को हम पेशेंट को देते हैं। या फिर जरूरत पड़ता है इन्फ्लुएंजा भी पेशेंट को चलाते हैं। टाइफाइड फीवर अगर साथ में हो गया तो हम लोग यहाँ पर बपटेसिया और चिरेता भी साथ में दिया जाता है। ये था मेरा डेंगू वायरस। अगर इसमें किस तरह का क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स।